giving me? I answered by. Okay, thank you. आपका आंसर was 9. Good, good. डेट डाल दिया करो ज़्यादा बेहतर. Today is date 24. बच्चों की घड़ी क्यों पहने? 24 April 2016. Yes. Okay, so we started today here the concepts of vector algebra. वेक्टर की एक अलग ही दुनिया है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो फिजिक्स में यूज होगी. ओके, फिजिक्स का जो पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा का, वो पार्ट मैं थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश बताऊंगा. तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, physical quantities are of two types. One is a scalar and the second is vector. As you all know, one is a scalar, second is vector. Scalar quantities are those quantities which having only magnitude, no direction. Those completely can be exhibited with the help of magnitude only. Those are called scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी जो जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड काफी है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. एग्जांपल हीट, टेम्परेचर, ओके, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास. ये जो क्वांटिटीज है, डेंसिटी, ये जो क्वांटिटीज है ये स्केलर क्वांटिटीज है. इनको आपको बताने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है. जैसे मैंने आपसे पूछा किसी का टेम्परेचर कितना, आप बोलोगे इतने डिग्री सेंटीग्रेड. डायरेक्शन नहीं होती टेम्परेचर की 18 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू नॉर्थ की तरफ 18 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये नहीं होता. तो ये हो गई मैग्नीट्यूड, जिनको रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी those quantities who need a direction as well as with their magnitude. अगर आप उनका केवल मैग्नीट्यूड देके बात करते हो तो वो अपूर्ण समझी जाएंगी. डायरेक्शन as well as their magnitude, ये शॉर्ट में लिखा डायरेक्शन as well as their magnitude, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज. जैसे मैंने बोला, मैंने इस दीवार पे फोर्स मारा, ये थोड़ा से मुक्का मारा, पंच किया इसमें. अब मैंने इस फोर्स को तो लगाया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन. ये जब तक आपने केवल न्यूटन लिखा है तो ये मैग्नीट्यूड. और जब मतलब अगर आप मॉड लगाओ या ना लगाओ, अगर आप मॉड लगाओ या ना लगाओ, जब तक आपने वेक्टर नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड ही समझा जाएगा. तो ये मैग्नीट्यूड है. अगर आपने जैसे लिखा F वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट की तरफ, तो ये वेक्टर हो गया 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट. अब इस ईस्ट को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं. 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, जो ईस्ट की डायरेक्शन होती है, फिजिक्स में हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ईस्ट इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, नीचे की तरफ. तो ईस्ट को क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर होता है आई कैप. क्या होता है? आई कैप. तो आप लोग कभी-कभी लिख देते हो F इज इक्वल्स टू 5 आई कैप और यहाँ पे न्यूटन. 5 आई कैप बताता है कि ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. आया बच्चों समझ में? आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, प्लस साइन. ईस्ट हो गया, यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन रखा है? ईस्ट रखा हुआ है. तो ये डायरेक्शन बन गई इसकी. ठीक है, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जानकारी. जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा फॉलो करती. ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा मतलब सिंपल अलजेब्रिक रूल 1 + 1 = 2, यानी V नेट
इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, पोटेंशियल नेट इक्वल टू v1 प्लस v2, सिंपली ऐड होगा। बट ये ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं, इनकी एक अलग ही दुनिया है, और ये जिस अलजेब्रा को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। और वेक्टर अलजेब्रा की अकॉर्डिंग हम देखें तो F net means net force is equals to F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। मतलब जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो उनका वेक्टर सम होता है। ओके, तो डायरेक्शन भी चेंज होकर के आ सकती है, कुछ भी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता हूं। हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इक्वल अपोजिट हो जाए। इसमें ऑर्डिनरी अलजेब्रा ये कहलाएगा वेक्टर अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा आपसे बहुत अच्छे से बनता है, बट वेक्टर अलजेब्रा के लिए मेथड अलग-अलग होते हैं। ओके, अब वो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो मेथड कौन-कौन से होते हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सम ऑफ टू वेक्टर्स, समेशन ऑफ द टू वेक्टर्स। ये नोट कर लिया आपने? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें कुछ भी चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो इसको आप दोबारा पूछ लीजिए, बाकी सब कुछ क्लियर होगा। आई होप। ओके, अब पढ़ते हैं समेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाए। पहला लॉ है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। Summation of two vectors, sum of the two vectors, sum of two vectors, दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाए। sum of the two vectors, दो वेक्टर को जोड़ना है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। जो पहला लॉ है दो वेक्टर को जोड़ने वाला, उसका नाम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ये बहुत इजी लॉ है समझ में आने के बाद। ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड के अलोंग है, अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव लगातार साइड के अलोंग है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। जो तीसरा वेक्टर होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, और वही तीसरा वेक्टर उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी होगा। वही तीसरा वेक्टर उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी होगा। मतलब अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल की दो लगातार साइड्स को व्यक्त कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। बट एक बात याद रहे, उस साइड का जो ऑर्डर रहेगा, उनमें जो एरोज के निशान रहेंगे वो अपोजिट हो जाएगा, वो क्लोजिंग नहीं होगा। समझेंगे कैसे? जैसे मेरे पास ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, इसका नाम है वेक्टर ए, इसको मेरे को ऐड करना है एक दूसरे वेक्टर के साथ, वेक्टर बी के साथ। ये प्लस है, दोनों को वेक्टर बी के साथ ऐड करना है। वेक्टर में एक बहुत अच्छी खासियत होती है जिसको हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। ये उनको बताया नहीं जाता है, और ना किसी किताब में लिखा रहता है कि वेक्टर को जहां मन हो पैरेलल शिफ्ट कर लो। मैं बोलूंगा कहां जा रहे हो, आपकी दिशा क्या है, बोले यहाँ, मैंने इसको उठा के यहाँ बता दिया, क्या दिशा बदल गई? नहीं ना, पैरेलल जाने से कभी दिशा नहीं बदलती है। तो वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, मतलब इसको या तो आगे ले जाओ, इसके पैरेलल होगा, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, या आगे ले जाओ। बस क्या नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते। या इसको आप इसी के पैरेलल पीछे ले आओ। तो ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से चला करके यहाँ ले आता हूँ, चला जा बेटा, इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम ये है ना, इसका नाम है B मान लो। चलो मैं इसको मिला करके ले आता हूँ, ये हो गया वेक्टर A, और इसको मैं पीछे ले आया खिसका करके यूं, तो ये हो गया वेक्टर B। क्या ये वेक्टर दो ट्रायंगल की लगातार साइड को व्यक्त कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो इनकी जो क्लोजिंग साइड होगी, ये जो क्लोजिंग साइड होगी, ये इन दोनों वेक्टर का क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगी। बट याद रखिएगा मैंने एक शब्द कहा है अपोजिट ऑर्डर, तो ये ऑर्डर यहाँ है, ये ऑर्डर यहाँ है, तो आपको लगेगा ये यहाँ आना चाहिए, नहीं, ये ऑर्डर अपोजिट होगा। जो रिजल्टेंट जाएगा वो हमेशा जाएगा इनिशियल टू फाइनल। आई बात समझ में? तो ये जो वेक्टर बनेगा उसका नाम होगा आर वेक्टर। क्या होगा? आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत बच्चे जानते हैं कि सर ये तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है। सुनो,
ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है। तो वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में ना? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर अगर ट्रायंगल की दो लगातार साइड को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उनका सम ये हो जाएगा। आई बात समझ में? r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस b। किसी ने मुझसे कहा कि मुझे तो मैग्नीट्यूड बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ r वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो तो यहाँ का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, r वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का मॉड। आई बात समझ में ना? वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का मॉड। बट एग्जैक्टली होता कितना है ये? एग्जैक्टली जो इसको निकालने के लिए एग्जैक्टली होता कितना है, आपको चाहना पड़ेगा एंगल a और b के बीच का। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का आपको एंगल चाहना पड़ेगा। अगर वो थीटा है तो ये आएगा आंसर r इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। बेटा जहां वेक्टर ना लगे वो मैग्नीट्यूड है, समझ में नहीं आया? वेक्टर a का मॉड का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आएगी इसकी लेंथ, वेक्टर a प्लस b की लेंथ है ना। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, अरे भाई क्या है ये a प्लस b का मॉड है जनाब, ये a प्लस b की लेंथ है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड है। ओके, आ गया समझ में? यहाँ पर थीटा क्या है? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। आ गया समझ ना? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा ना? बिल्कुल गलत, यहाँ नहीं बनेगा। ये दिख रहा है एंगल, ये होता है थीटा। सब लोग समझते हैं ये थीटा होता है, अरे ये तो उसका एंगल है रिजल्टेंट का। मुझे a और b के बीच का एंगल चाहिए। बेटा a वेक्टर कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है। b वेक्टर कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है। थीटा कहाँ बनेगा? ये बनेगा। नहीं है समझ में? ये a है, ये b है, थीटा कहाँ बनेगा? ये बनेगा ना थीटा। a और b के बीच का एंगल देखो, आपने अभी भी रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ये क्या है? ये किसका एंगल? ये तो रिजल्टेंट का एंगल है। किसके साथ? a वेक्टर के साथ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये थीटा कहाँ से मिलेगा? ये थीटा ये है जो दोनों वेक्टर के बीच में दिया गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर थीटा आपका यहाँ हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड वेक्टर उधर से आएगा ना। आप इस थीटा को यहाँ लेने की बात कर रहे हो? हाँ, देखो एक रूल होता है, एक रूल ये हुआ करता है थीटा के लिए कि ये जो दोनों वेक्टर हैं इनके जो ओरिएंटेशन है या तो बाहर बाहर हो या अंदर अंदर हो, वही पॉजिटिव एंगल माना जाता है उनके बीच में। समझो कैसे? अभी आपके पास वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो, शिफ्ट करते हो तो ये वेक्टर a ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो आपके पास एंगल जनाब ये है दोनों के बीच का बाहर का। अब आप यदि यहाँ पे बात कर रहे हो इस एंगल की, तो जरा देखो आप कर क्या रहे हो। आप इसको पीछे से लेकर के आओ, ये तो ये एंगल आप नहीं ले सकते हो क्योंकि ये अंदर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है? बाहर। देखो ये अंदर का ओरिएंटेशन है, तो ये किसका ओरिएंटेशन है? बाहर का। समझ रहे हो मेरी बात का? तो रूल ये होता है कि या तो दोनों बाहर या तो दोनों। आई बात समझ में ना? तो इसलिए ये थीटा होता है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो ये हो गई एक बात। तो ये ट्रायंगल लॉ से हमारे पास आ गया रिजल्ट। दोनों ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम हो, दोनों ही निकलता है, ऐसे ही निकलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को इंडिकेट करते हैं, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को इंडिकेट करते हैं, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b। लो भाई, कौन सा तीर मार लिया इसमें? अरे ये वेक्टर b को शिफ्ट करके ऐसे लिया, इधर पैरेललोग्राम तो बन जाएगा। अभी मैंने इसको इधर चिपका दिया, अब इधर को इसको खिसका करके यहाँ पे जमा दो, ये लो, ये बन गया वेक्टर b। देखिए
अभी एंगल कितना बन रहा था थीटा, ये भी कितना बनेगा थीटा। तो आपको ये वाला थीटा याद है जो भी आपको परेशान कर रहा था कि सर 11वीं क्लास में तो ये वाला बनता था, क्योंकि पैरेललोग्राम आपको पढ़ाया जाता है, ट्रायंगल अच्छे से बताया नहीं जाता तो भूल जाता है। वो थीटा यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये दोनों वेक्टर अगर पैरेललोग्राम की दो साइड को इंडिकेट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड को, तो कहाँ कर रहे हैं सर, हमें तो पैरेललोग्राम दिख नहीं रहा। अरे देखो दिख गया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी बाहर, डायगोनल भी बाहर, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। सर कौन सा बड़ा तीर मार लिया, पुरानी बातें तो बता दी आपने। वेक्टर बी को इधर शिफ्ट कर दो और दोनों को ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल और ये तो घुमा फिरा के आया ना, वेक्टर बी को यहाँ है, यहाँ ले जाओ, वो देखो बन गया और वही तो ज्वाइन कर दिया। मतलब इस ऊपर वाले ट्रायंगल का कोई रोल ही नहीं है ना, तो बन गया ये ट्रायंगल और ये तरीके से। तो फिर से वेक्टर आर जो होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और आर का मैग्नीट्यूड फिर वही से आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आगे समझ में ना, खूब लगेगा फोर्स में, खूब लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिए रहेंगे ऐसा 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 ना। चलो एक एग्जांपल करा देते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1 इधर की ओर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E2 इधर की ओर। एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। रिजल्टेंट पता करना है, लगा दो भाई ये फार्मूला, R इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड E1 मैग्नीट्यूड E2 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0। तो cos 90 0, तो ये सब साफ हो गए, क्लियर, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा अंडर E1 स्क्वायर प्लस आगे सुन अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब बच्चा बोले नहीं मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री से करना है, ले जोड़ दे, वही तरीका, इसको आगे ले जा, ये वेक्टर ना शिफ्ट कर, क्यों पहली चोंच जहाँ पे बंद हो दूसरी वहाँ पे शुरू हो जाए, रूल ये होता है, ठीक ना। ये तो मिलाना पड़ेगा ना हमको, क्या बोला कंसेक्यूटिव सक्सेसिव, लगातार। तो ये लगातार कहाँ है, एक को तो खेलना पड़ेगा अपन को, इसको इधर ले जाओ, चलो बैठाया, क्या किया सर पैरेलल शिफ्ट कर रहे थे, हाँ ठीक है, ये एक E1 वेक्टर। अभी भी एंगल कितना दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। यहाँ का मत देखना, बाहर का देखना, ये देखो ये 90 डिग्री। बोले मैग्नीट्यूड चाहिए, कहाँ से कहाँ जाता है, स्टार्टिंग टू ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम याद आ गई। इसका मैग्नीट्यूड कितना E2 मॉड, इसका मैग्नीट्यूड कितना E1 मॉड ना लगाओ क्योंकि मैंने वेक्टर नहीं लगाया तो मॉड ही है, बच्चे मॉडर्न हो गए सब समझते हैं। तो कितना आ गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। आगे समझ में ना, तो वैसे भी निकाल लो वैसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत। चलो तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कोई पूछ ले डायरेक्शन कितनी है, तो भैया पहले बताओ किसके साथ डायरेक्शन, वेक्टर ए के साथ चाहिए डायरेक्शन कि वेक्टर बी के साथ चाहिए, वेक्टर ए के साथ चाहिए कि वेक्टर बी के साथ चाहिए। जनरली पूछेंगे वो बेस वेक्टर से, तो ये एंगल होता है अल्फा। डायरेक्शन मतलब एंगल, बेस लाइन से कितना एंगल। अभी कठिन बात बता रहा हूँ आपको, मुश्किल है, एक दो जगह लिखे पूछ ले, और डिफिकल्ट पेपर आएगा तो ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो ये अल्फा होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दुदला याद आ रहा होगा, अगर डेरिवेशन किया होगा, है ना। tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये अल्फा यहाँ पे एंगल होता है। तो अगर आप सॉल्व करोगे, आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया और फाइनली घूम फिर करके आपके पास रिजल्ट आ गया tan अल्फा इक्वल टू 1, tan अल्फा इक्वल टू 1। बच्चे ने तुरंत दिमाग लगाया, tan अल्फा इक्वल टू 1 पढ़ा था 10th क्लास में कि tan अल्फा कितना होता है tan 45 1। तो मतलब अल्फा बराबर 45 डिग्री, अल्फा बराबर कितने डिग्री 45 डिग्री। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे बेस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ये होती है डायरेक्शन का मतलब। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि नॉर्थ या साउथ बोलना जरूरी है, डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है ना।
एंगल से भी आप दे सकते हो। सब कुछ आ गया समझ में ना? तो ये हो गया वेक्टर का इंट्रोडक्शन। एक तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात बताता हूँ, इसको नोट करो पहले। इसमें कुछ पूछने को है क्या? सब कुछ क्लियर? सर ये जो हमने पैरेललोग्राम बनाया, हमको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल हो गया। इसमें होगा पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत है। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते ही नहीं है। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बहुत बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। तो सर हमको तो किसी ने बताया नहीं कि कौन सा डायगोनल लेना है, हमने गलती में ये ले लिया। अगर ये दोनों वेक्टर बाहर वाले हैं तो आपको ये वाला डायगोनल जाना पड़ेगा जो दोनों को लिखा रहता है उसमें, जो दोनों के क्रॉस से बनेगा डायगोनल वो जाता है। ठीक है ना? दोनों के क्रॉस से बनेगा वो डायगोनल जाता है। चलो अभी तो मैंने आपको बता दिया एडिशन, अब मैं बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ। ये सब कुछ नोट हो गया? चलिए अब मैं सब्ट्रैक्शन आपको बताऊं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब कि अगर आपको वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन ही होता है। और सब्ट्रैक्शन एक ऐसा एडिशन होता है जिसको आप अपोजिट डायरेक्शन करते हो, अपोजिट डायरेक्शन से करते हो। एक्चुअली मैथ्स में माइनस नाम की कोई चीज नहीं है, वो जब सब कुछ प्लस ही होता है इसको लिख देते हैं a प्लस माइनस। अब आ गया सब्ट्रैक्शन समझ में? मतलब a के साथ ऐड करना है किसको? माइनस b को, उल्टा कर दो b को। चलो आ जाओ भाई, ये वेक्टर a था, भूल जाओ इसको, लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहेगा अपनी मेमोरी के लिए। ये वेक्टर a है, उसकी तरफ मत देखना, ये वेक्टर b है, पलटाओ इसको, ये b है, b अगर माइनस में होगा किधर जाएगा? जाएगा नीचे की तरफ। ये आ गया माइनस वेक्टर b। अब ये b नहीं है, ये मैं माइनस वेक्टर b, ठीक उतनी लेंथ का। अगर ऊपर वो 4 लेंथ का था तो नीचे भी 4 लेंथ का नीचे की तरफ। अब ये a हो गया, ये b हो गया, समझ में आ गया? ये a हो गया और ये b हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये देखो अपोजिट ऑर्डर में, ये a है, ये माइनस b है, तो ये होगा वेक्टर a प्लस माइनस b, मतलब ये होगा a माइनस b वेक्टर। आ गया समझ में? तो ये निकल रहा है a प्लस b और ये निकल रहा है a माइनस b। ठीक है ना? a प्लस b और a माइनस b, इतना तो खुद ही क्लियर हो रहा है कि a प्लस b की लेंथ ज्यादा आ रही है और a माइनस b की लेंथ कम आ रही है। मतलब a प्लस b और a माइनस b मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना? उसको कम आना चाहिए तो वो कम आ रही है और उसको ज्यादा आना चाहिए तो ज्यादा आ रही है, तो ये हो गया a माइनस b। ठीक है ना? चलो बच्चों एक बात, अब आ जाए दूसरे में, देखें इधर वाले में। भाई ये है b वेक्टर, हमको चाहिए a माइनस b। ये a वेक्टर बैठा हुआ है, बादलों में छुप गया है वेक्टर, देखो। अब यहाँ पे b वेक्टर को सबसे पहले पलटी करो, इधर पे आएगा, ये क्या बन गया बच्चों बोलो? माइनस b वेक्टर। चलो भाई बन गया माइनस b। क्या करना है सर? सम देना है। कौन से मेथड से? पैरेललोग्राम से। आओ बना लो पैरेललोग्राम। थोड़ा सा इसको टिल्ट और करो तो अच्छा दिखे। ये बन गया माइनस b वेक्टर। अब टिल्ट हो गया पूरा, आओ पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये बन गया पैरेललोग्राम, बन गया। अब ये देखो, अगर इसको, इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों आउटवर्ड है, ऐसा डायगोनल जाएगा बाहर की ओर और ये जो वेक्टर बनेगा वो होगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। आ गया समझ में? ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b। चलो ये हो गया। अब बोले सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर अगर दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं बोलूंगा बेटा मुझे एंगल बता दे, मैं तुझे फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है सर, एंगल बताने की कोशिश करता हूँ। सर पहले आपने पढ़ाया ये वेक्टर a है, वेक्टर b है, बाहर वाला एंगल ये है। अब मुझे चाहिए है सर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों बाहर आए, मतलब वेक्टर a को मैं बाहर फेंक रहा हूँ जानबूझ करके।
क्योंकि आपने ही सिखाया है कि दोनों वेक्टर तो बाहर हो, दोनों वेक्टर अंदर हो। सर ये जो फार्मूला होगा ना, ये होगा 180 माइनस थीटा। और सर वो इसलिए होगा 180 माइनस थीटा क्योंकि पहले आपने बोला था ये थीटा है और ये होते हैं लीनियर पेयर एंगल, और अगर ये थीटा है तो इन दोनों का सम कितना हो चाहिए 180, तो ये 180 माइनस थीटा होगा फॉर्मूला। तो अब मैं तो रिजल्ट आपको यूं बता सकता हूं कि सर आप लिख लो रिजल्ट, मैं बता रहा हूं कि वेक्टर r का रिजल्ट, ध्यान रहे सर ये डिफरेंस का है मैग्नीट्यूड, प्लस वाला नहीं है, प्लस वाले में थीटा एंगल, तो r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, कुछ नहीं बदला, 2ab cos, केवल थीटा बदल गया 180 माइनस थीटा। आया समझ में, cos 180 माइनस थीटा। और कभी भी पता करना हो चिन्ह के बारे में, साइन के बारे में, कि किसी क्वाड्रेंट में किसी का एंगल का चिन्ह कैसा है, साइन कैसा आएगा, तो एक ट्रिक याद रखो, ऑल स्टूडेंट टू सिविल लाइन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। तो देखो 180 माइनस थीटा यहां तक होता है 180 डिग्री, सबको पता है, माइनस करेंगे प्लस करेंगे मतलब नीचे जाएगा थर्ड में, और माइनस करेंगे मतलब ऊपर जाएगा सेकंड में। तो सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो साइन पॉजिटिव है तो कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा सॉल्व हो गया आएगा माइनस cos थीटा, कितना आएगा माइनस cos थीटा। तो एक ट्रिक और पता चल गई कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू हुआ करता है माइनस cos थीटा। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा r वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो माइनस आगे बैठा हुआ उसको ले आओ सामने भाई, माइनस 2ab cos थीटा। आ गया समझ में, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा, आगे समझ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन को अल्फा पता करना है कि सर वो बेस से कितना एंगल बना रहा है, वही tan अल्फा, tan अल्फा सब्ट्रैक्शन के केस में क्या पड़ा, b sin थीटा, sin थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा 180 माइनस थीटा हो गया, अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। सो b sin 180 माइनस थीटा, फिर से आ जाओ, sin 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, अपना घर, अपन पॉजिटिव रहेंगे, सीधे देखो पॉजिटिव मतलब sin थीटा, साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं, cos नेगेटिव हो जाएगा a माइनस b cos थीटा, ये आ गया बेटा tan अल्फा, खत्म हो गया खेल। तो ये वेक्टर की जो आउटलाइन, जो बेसिक बातें हैं ये आपको मैंने क्लियर कर दी। अब मैं वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो ज्यादातर वेक्टर आपको डील करना है क्लास 12th में वो कंपोनेंट फॉर्म में डील करना है। ये वेक्टर का डिफिकल्ट पोर्शन है जो मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया, ठीक है ना, ये डिफिकल्ट पार्ट है। डेरिवेशन में नहीं करवाऊंगा इसका कैसे होता है, क्योंकि डेरिवेशन आपको 12th में है नहीं, 11th में आप डेरिवेशन करके आए हो, रिजल्ट की जरूरत है, रिजल्ट मैंने बता दिया आपको। चलिए देखिए वेक्टर, हाँ जी, जो ये tan थीटा का फॉर्मूला है, ये अगर tan अल्फा का, तो अगर हमें रिजल्टेंट और b के बीच का एंगल चाहिए तो भी सेम ही होगा, नहीं नहीं नहीं, ये एंगल इसके साथ है, और आपको a और b के बीच का टोटल एंगल तो पता है ना, थीटा पता है ना। अब मान लो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री और आपको टोटल दिया है कि इनके पास है कितना, टोटल 70 डिग्री, तो ऊपर का कितना बचा 40 डिग्री, क्योंकि टोटल आपको पता है कि 70 डिग्री है a और b के बीच का एंगल, और आपको पता चल चुका है ये 30 डिग्री है, तो ऊपर कितने के साथ होगा 40 डिग्री के साथ, तो उसको माइनस कर लो तो दूसरा वाला आ जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, ये हो गया सम ऑफ द टू वेक्टर्स, क्लियर। अब लिखिए 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर या वेक्टर इन 3D।
वेक्टर इन 3D, क्लास 10th की नॉलेज तो अच्छी है आप लोग को। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। बच्चों x एक्सिस में एक कदम का जो वेक्टर होता है उसे बोलते हैं i कैप। क्या बोलते हैं? i कैप। x एक्सिस का एक कदम जो हुआ करता है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, बोले तो i कैप। जो दूसरा कदम हो जाएगा वो हो जाएगा 2i कैप, तीसरा कदम 3i कैप। अगर आप किसी वेक्टर में x कदम जा रहे हो, कितने कदम, तो ये वाला पॉइंट होगा x, 0 और यहां तक जो वेक्टर ट्रेवल होगा उसका नाम होगा xi कैप। हाँ सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई, क्योंकि एक कदम का होगा i कैप, दो कदम का 2i कैप, तो x कदम का xi कैप। सर ऊपर की बात, एक कदम का y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है ना आनंद जी, y एक्सिस का एक कदम का यूनिट वेक्टर होता है j कैप। सर कितने कदम जा रहे हो, मैं तो जनरल बात करूंगा, y कदम जा रहा हूं। कितने कदम? y कदम, मतलब पॉइंट होगा मेरा 0, y और यहां से लेके यहां तक जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा yj कैप। अब क्या चाहिए? अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। मुझे अब आपने ये तो बता दिया है, आप पहुंच कहां गए? आप पहुंच गए x कदम आपने यहां चला, सुनो बोर्ड की तरफ देखो, x कदम आपने यहां चला और y कदम आपने यहां चला, मतलब आप कुल मिला के यहां पहुंच गए। 9th क्लास में कट करना सीखा होगा आपने, ऐसे पॉइंट पहुंच गए x, मुझे उसका वेक्टर चाहिए, मुझे उसका वेक्टर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर, yj कैप को यहां ले आओ, आ जाओ शिफ्ट होकर के, ये आ गया yj कैप, ये हो गया yj कैप, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने में कोई बुराई नहीं होती है। अब इसको जोड़ दो, ये मिल गया अपने पास r वेक्टर, इसको जोड़ दिया आपने, ये मिल गया r वेक्टर। चलो पता लगाते हैं r वेक्टर कौन सा लॉ लग रहा है? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो xi कैप प्लस yj कैप, ये होता है सम। ये हो गई 2D में बात जो बड़े अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाती है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। हम लोग पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो एक तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहां पर थे पॉइंट x, y, यहां पर हो जाएंगे पॉइंट p, x, y, z, तो ये वेक्टर हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, क्योंकि z एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर बनेगा बाहर की ओर वो कहलाएगा k कैप। तो z कदम चलोगे तो z k कैप। आई बात समझ में ना? आगे बढ़े समझ में? चलो अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अरे सर x लेंथ ही तो है, आपने तो बताया था, ये लिखा मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? y। कितना मैग्नीट्यूड है? y। ये लेंथ है x, ये लेंथ है y, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं बात करूं तो बोलूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका मॉड r, नहीं तो कोई बात नहीं, मॉडर्न जमाना है, शॉर्ट टाइम में लिखो केवल r, वेक्टर नहीं लगा मतलब समझदार लोग समझ जाएंगे, मैग्नीट्यूड है फॉर्मूला अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो भाई इसमें कितना होगा? मॉड r कह लो, r कह लो, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो गया एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का नाम क्या है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी वेक्टर की पोजीशन बताने की चेष्टा करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी वेक्टर का कोई पॉइंट का पोजीशन बताना चाहते हो तो उसका पोजीशन वेक्टर से बेहतर नाम क्या हो सकता है? तो इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। बुजुर्ग लोग इसको ओपी के नाम से भी बोलते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओ था, यहाँ पे पी था, तो वो लोग कह देते रहे हैं ओ से लेकर के पी, ठीक है ना? मगर समय के साथ बदलाव हुआ, इसको और शॉर्ट कर दिया गया आर वेक्टर। आ गया समझ में? इसको और शॉर्ट कर दिया गया आर वेक्टर। क्लियर बेटा? ये कहला गया आर वेक्टर। तो फिलहाल मैंने वहां पे आर लिखा है, तो ओपी इसका पूरा नाम है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर किसका? पॉइंट पी का। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना? किसी ने बोल दिया नहीं हमें तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, उन्होंने कहा नहीं हमें एक कदम का वेक्टर चाहिए, हमें तो पूरा नहीं चाहिए, हमें एक कदम का वेक्टर चाहिए, इतना सा चाहिए हमें इसका यूनिट वेक्टर।
अब हम पढ़ गए परेशानी में, ना ये आई कैप के लॉन्ग है ना ये जे कैप के लॉन्ग है, तो दोनों के लॉन्ग है। तो यूनिट वेक्टर का हमें फॉर्मूला याद आया कि किसी का यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर ए है तो इसका जो छोटा सा हिस्सा होता है जिसकी लेंथ ए, जिसकी लेंथ 1 होती है, क्या होती है 1, उसका फॉर्मूला होता है ए कैप, उस वेक्टर का नाम होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ये तो आपको नहीं भूला, ये भूल गया, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो यहाँ फिलहाल हमको आर का कैप चाहिए है, सो आर कैप मतलब आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, छोटा सा हिस्सा, एक लेंथ का हिस्सा, इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। वेक्टर आर अपॉन मॉड आर मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डिवाइडेड बाय मॉड आर, खूब पढ़ा सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आ गया समझ में? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सागर में एक बच्चा आया था पहले बैच में, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं लैंग्वेज में तुम्हारी? उसने बोला सर इसको भगा दो। मैंने बोला ये भी कुछ होता है? उसने बताया था इसको डिस्ट्रीब्यूट करने को, मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा आपकी लैंग्वेज, तो है ना, तो इसको भगा दीजिए, ऐसा कुछ बताया था उसने। x अपॉन इसमें चला गया प्लस y अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, g कैप प्लस z अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k कैप। ये बन गए 3 कंपोनेंट इसके, ठीक है ना। ये यूनिट कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, यूनिट कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और यूनिट कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, ये बन गया। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर केवल दिशा का बोध कराता है, यूनिट वेक्टर ओनली गिव्स द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, सो इट्स गिविंग द आइडिया अबाउट ओनली डायरेक्शन, ठीक है ना। डन। अब नेक्स्ट वेक्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेकंड वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, रफ कर दो इसको। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अभी हमने 3 डायमेंशनल सिस्टम में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। सर ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और ये बाहर की ओर क्या है, मेरी पेन चलती नहीं है इसलिए ये मैं z एक्सिस बना रहा हूं। इसको आप मान लीजिए सर ये बाहर आ रहा है ना, ये हवा में आ रहा है z एक्सिस से। x एक्सिस के अलोंग एक कदम होता है i कैप, y एक्सिस के अलोंग एक कदम j कैप और z एक्सिस के अलोंग एक कदम होता है k कैप। मान लीजिए हमारे पास आसमान में एक पॉइंट है जिसका नाम है P और उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, और दूसरा पॉइंट उसी स्पेस में है Q और जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। जाना है P से लेकर के Q, P से लेकर के Q जाना है। हमें चाहिए है P से लेकर के Q तक का वेक्टर, क्योंकि P की पोजीशन पता है इसलिए P का पोजीशन वेक्टर भी पता है, Q की पोजीशन पता है इसलिए Q का पोजीशन वेक्टर भी पता है। बस पता नहीं है तो P से लेकर के Q तक का वेक्टर ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि मैं वहां पर डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूं, है ना। देखिए अब मैं बताता हूं आपसे OP के बारे में। जनाब OP है क्या? O से लेकर के P तक का वेक्टर, या ये कहिए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। बच्चे बहुत होशियार हैं, जवाब देना चाहते हैं, मगर मैं खुद बोलूंगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बेहद सिंपल। PQ तो तुमसे बाद में बात करेंगे। OQ बता दीजिए भाई। सर ये क्या बात है, ये तो बहुत इजी है, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। और ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बन चुका है एक ट्रायंगल, नाम है OPQ। वो देखिए इन ट्रायंगल OPQ,
याद आती है ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो वेक्टर का सम OP प्लस PQ लगातार दो कंसेक्यूटिव वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर में आए हुए तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। आया ना, इज इक्वल्स टू कितना OQ, ये और ये लगातार और ये अपोजिट ऑर्डर। याद रखिए अगर क्लोजिंग ऑर्डर हो गया तो रिजल्टेंट कितना। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये ट्रायंगल है ABC, बोले A से लेके B से लेके C और C से लेके A, सम कितना होगा, आंसर कितना 0। मतलब हमेशा ट्रायंगल में AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू 0। ओके, ये हुआ करता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्यों होता है तो जवाब आप जानते हैं कि सर अभी आपने पढ़ाया था कि ट्रायंगल लॉ में AC वेक्टर इक्वल्स टू होता है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। आपने बताया कि जो रिजल्टेंट होता है A से लेकर के C तक का वो AB प्लस BC का सम होता है। यस और नो, इसको इधर ले जाइए। AB प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल्स टू कितना 0। कुछ नहीं बचा, ये AC था वो इधर चला गया, माइनस AC वेक्टर इक्वल टू 0। एक गलती करी है मैंने, अब बहुत बड़ी गलती करी है। मालूम गलती क्या है, 0 वेक्टर। यहाँ भी क्या 0 वेक्टर। हाँ, 0 वेक्टर। वेक्टर और वेक्टर की स्टडी करोगे तो वेक्टर ही आएगा। सेट पढ़ोगे, सेट के साथ सेट का ऑपरेशन सेट ही आएगा। रियल नंबर प्लस रियल नंबर, रियल नंबर माइनस रियल नंबर, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो AB प्लस BC माइनस AC, माइनस AC क्या है भाई, CA वेक्टर है माइनस AC, नेगेटिव है वो भाई। माइनस AC मतलब AC वेक्टर का नेगेटिव। AC वेक्टर जाएगा इस तरफ और AC वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, CA। AC वेक्टर का नेगेटिव CA, तो 0 वेक्टर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस, आ गया समझ में। तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे था, वापस आता हूँ। OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू OQ। ठीक है सर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ वेक्टर। सो PQ वेक्टर इक्वल टू OQ माइनस OP। कितना अच्छा फॉर्मूला है। PQ पोजीशन वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेक्टर का डिस्प्लेस पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आया समझ में। तो आपसे कोई बोलेगा AB वेक्टर क्या होगा, वेरी सिंपल, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। पहले बाद वाला माइनस शुरुआत वाला, भूलोगे तो नहीं हो। पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस स्टार्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस OP वेक्टर कितना है, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। ये आपके पास आ गए इसके वेक्टर। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। ठीक है ना, अभी पढ़ाया था जस्ट 1 मिनट पहले, नहीं 1 मिनट से ज्यादा समय हो गया, 8-9 मिनट हो गए। क्या पढ़ाया था कि अगर कोई वेक्टर आपके पास है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, मन में तमन्ना है कि इसका मैग्नीट्यूड आ जाए, आंसर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, pq की मैग्नीट्यूड निकालने की मन में चाहत उत्पन्न होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो बड़ा सरल है, केवल स्क्वायर लगाना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या बात है सर, आपने तो 2 साल पहले वाले दिन याद दिला दिए। SC2 का सेमेस्टर क्लास 10, x2 माइनस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट याद आया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो निकाला करते थे वहां पर। ये देखिए, यही डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। फॉर्मूला मॉड लगा के, मैग्नीट्यूड लगा करके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। हाँ सर, एक बात थी, वहां पे z नहीं था सर,
यहाँ पे z आ गया है, वहां पे क्योंकि आप 2D में डील करते थे, 2 डायमेंशनल में, यहाँ पे कितने डील करते हो 3 डायमेंशनल में, है ना, तो इसलिए यहाँ पे z आ गया है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई बोलेगा मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो अब तो हम यूनिट वेक्टर भी आपको बता देंगे। PQ का यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया PQ का यूनिट वेक्टर। क्लियर? डन, बन जाएगा, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दो और चीजें जिनका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? तो देखिए अगली हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये हम पढ़ने की कोशिश में है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर, वेक्टर A और वेक्टर B। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर के प्रोडक्ट दो तरीके के डिफाइन, कुछ ऐसा दो वेक्टर A और B का प्रोडक्ट किया जाए कि जो रिजल्ट आए वो स्केलर आ जाए। क्या आ जाए? स्केलर। और दो वेक्टर का कुछ ऐसा प्रोडक्ट किया जाए कि जो रिजल्ट आए वो क्या है? वेक्टर। मतलब वेक्टर के प्रोडक्ट में भी दो कैटेगरी, कि वेक्टर A और वेक्टर B का मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो कि एक में जो रिजल्ट है वो आ जाए क्या? स्केलर यानी कांस्टेंट, और दूसरे में क्या आ जाए? वेक्टर। तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे साउंड करते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इनके नाम अलग अलग दे दिए। इसका नाम कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। और इसका नाम कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक? अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट अगर कभी याद ना आए तो आप याद किया करिए वर्क डन को। जो वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी वर्क डन, ये स्केलर क्वांटिटी। और ताजुब की बात ये है कि ये होता है F डॉट S, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या? स्केलर। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया है कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया? स्केलर आ गया, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। आया समझ में? बेटा ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये क्या आ गया? ठीक है ना? इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन समझो। अगर दो वेक्टर, वेक्टर A है और वेक्टर B है, और अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड, मॉड A मॉड B, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा। आई बात समझ में? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा। मॉड नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, गुस्सा मत होइए। मॉड A केवल A B cos थीटा। ओके, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये हो गया A डॉट B। नेक्स्ट A क्रॉस B पढ़ेंगे। ये हो गया। सर अगर दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो तो आंसर कितना आएगा? 0। हाँ, हमेशा वो पुली याद आता है कि एक पुली सिर पे बॉक्स रख के चल रहा है, वर्क डन कितना होगा? 0, है ना? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है आगे और फोर्स लगा रहा है ऊपर, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। वर्क डन कितना होगा? 0। चलो एक बार अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तुरंत याद आता है टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसी साल की बात है ना? इसी महीने की बात है, साल की बात क्या करें, इसी महीने की बात है। हमने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। मतलब यदि एक, ये कौन है भाई? डाइपोल मोमेंट, पूरा नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा है? और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। ज्यादातर क्या पूरी की पूरी
क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वही रिजल्ट आते हैं जो क्वांटिटीज रोटेशनल वेक्टर दिया करती है। एक्सियल वेक्टर राइट हैंड मैक्सवेल रूल से जो गवर्न होते हैं वेक्टर, उन्हीं क्वांटिटी के वेक्टर जो होते हैं ना वो आया करते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछले साल पढ़ा था आपने कुछ वो एंगुलर मोमेंटम, वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। फॉर्मूला था कितना, एल वेक्टर, भूल गया बोले लिखो, एल वेक्टर इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर, याद आ गया। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर, मतलब ये जितनी भी क्वांटिटीज है ये रोटेशनल हुआ करती हैं। अब इनकी मैं डायरेक्शन आपको बता देता हूं, देखो कैसे होगी इसकी डायरेक्शन। पहली चीज भैया ए क्रॉस बी निकाल रहे हो कि बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, ये बात अलग अलग है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, ए क्रॉस बी बी क्रॉस है, दोनों अलग अलग है। सर क्यों अलग है? ए क्रॉस बी मतलब ए को पकड़ के बी की तरफ घुमा दो, नल खोल दो, और बी क्रॉस ए मतलब बी को पकड़ के ए की तरफ घुमा दो। दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है ए क्रॉस बी और दूसरी क्वांटिटी है बी क्रॉस ए। आइए देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे होती है। ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है। चलो अपने हाथ के राइट हैंड को कैसे करो, सामने रखो, राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड लोगे तो कभी नहीं आएगा। ये लिया, अब ए क्रॉस बी मतलब ए को बी की तरफ घुमाओ, ये घूम रहा है, किधर जा रहा है अंगूठा, बाहर की ओर। अब यही कॉपी में बना लोगे तो ऐसे जाओगे तो ऊपर की ओर आएगा, समझ में आया। तो यदि मैं इसकी जो ए है अगर बी की तरफ घूमेगा तो इसका जो वेक्टर आएगा, डायरेक्शन वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, वो ऊपर की तरफ आएगा, समझ में आया। अब हाथ में ऐसे करो, ये है हाथ, ए को बी की तरफ घुमाओ ऐसे। तो अगर आप कोई राइट हैंड सिस्टम है उससे आप इसको ऐसे कर रहे हो तो उसका जो वेक्टर है ना वो ऊपर की ओर आएगा। समझो, सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे आप पेच कस से कुछ कसते हो तो आप मालूम बी को ए की तरफ घुमाते हो तो पेच कस अंदर जाता है, जाता है अंदर, तो उसका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है ना अंदर की ओर, बी को ए की तरफ घुमाओगे ऐसे। और अगर आप उसी को खोलते हो तो ये करते हो, आप खोलते हो तो वो ऊपर आती है चूड़ी उसकी, है ना। तो ये होता है ए क्रॉस बी, और यदि ऐसे घुमा दिया तो बी क्रॉस ए। तो अगर आपने इसको इस तरह घुमाया तो किधर जाएगा, ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन बनेगी पॉजिटिव एन कैप। और अगर आपने इसको नीचे घुमा दिया बी क्रॉस ए को तो क्या बनेगा, नेगेटिव की तरफ, तो ये बनेगा बी क्रॉस ए और इसकी डायरेक्शन जाएगी माइनस एन कैप। आ गया समझ में। तो फार्मूला जो बनता है ए क्रॉस बी का एक्चुअली ये बनता है, ए क्रॉस बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा, और यहाँ पर डायरेक्शन लेने के लिए लास्ट में एन कैप। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, केवल बाद में ये चिपकू लगा दिया है कि तो डायरेक्शन दे दे, केवल चिपका दिया है कि डायरेक्शन दे दे। आया समझ में ना। तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास वेक्टर की कांसेप्ट पूरे हो गए। अगर आपसे कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी का, वो मैथ्स में आएगा। मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, बी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा खुद कांस्टेंट है। रही बात एन कैप के मैग्नीट्यूड की, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, क्योंकि उसका नाम ही है यूनिट वेक्टर, यूनिट लेंथ का वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो ये बन गया ए बी साइन थीटा। अब पढ़ लेते हैं, दो वेक्टर हैं आई कैप, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे होते हैं। एक वेक्टर है मेरे पास, सबसे पहले जान लो डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जैसे आपसे बोला जाए आई कैप डॉट आई कैप बोलो, या जे कैप डॉट जे कैप बोलो, या के कैप डॉट के कैप बोलो, बच्चों आंसर मालूम आता है 1। क्यों आता है, देखो भाई आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और तुम उसी के ऊपर थोप रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सेम वेक्टर के बीच का 0 डिग्री। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ाया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। तो वेक्टर ए फिलहाल तो कर रहे हो आई कैप डॉट आई कैप,
आई कैप का मोड cos 0 डिग्री। आई कैप का मोड कितना 1 into 1 आंसर कितना 1। इसलिए आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होती है 1। आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू होती है 1। अगर दो अपोजिट वेक्टर ले लिए जाए, दूसरे ले लिए जाए, अगर हम दो दूसरे वेक्टर लेते हैं सपोज आई कैप डॉट जे कैप, तो मॉड आई कैप मॉड जे कैप cos थीटा, ध्यान लगाओ। आई कैप किसके लॉन्ग x एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप किसके लॉन्ग सर y एक्सिस के लॉन्ग। एंगल कितने डिग्री, अरे सर 90 डिग्री एंगल होता है तीन एक्सिस के बीच में, तो cos 90 मतलब हवन करते हैं ना तो मैथ बोलते हैं स्वाहा, तो यहाँ भी cos 90 मतलब स्वाहा। तो आई कैप कुछ भी हो जाए लास्ट में 0 आ गया तो आंसर कितना 0। 1 into 0 आंसर कितना आ गया 0। सो आई कैप डॉट जे कैप कर लो या जे कैप डॉट के कैप कर लो या के कैप डॉट आई कैप कर लो, आंसर कितना होगा 0। आ गया समझ में ना, तो ये 0 होगा बजाय। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट की बात। अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे डॉट प्रोडक्ट के वो कैसे आएंगे क्वेश्चन, कुछ ऐसे आ सकते हैं इस टाइप से। जैसे आपको बोल दिया कि एक वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप तुरंत बताएंगे सर इसका आंसर जो होगा ना वो होगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अगर आपका बत्ती जल गई होगी तो अभी भी आपको समझ में आ गया x1 x2 y1 y2 z1 z2। अरे सर क्यों सर आई कैप के साथ आई कैप का होगा वो आ जाएगा 1 और x1 x2 आ जाएगा। सर इसके साथ ये जाएगा तो 0 क्योंकि आई कैप डॉट, सर इसके साथ जाएगा तो ये भी 0, मतलब सर सेम वाले बस मल्टीप्लाई होंगे, अपोजिट वाले तो 0 हो जाएंगे। तो काई को टेंशन लेना, x1 x2 y1 y2 z1 z2 इसका आंसर होगा, हो गया डॉट प्रोडक्ट। आगे समझ गया। तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्टली आपको आई कैप वाला आई कैप के साथ जे कैप वाला जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x1 x2 y1 y2 y1 z1 z2, ये हो गई डॉट प्रोडक्ट खत्म, पूरी हो गई डॉट प्रोडक्ट। अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट देखिए किसका क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का। आई क्रॉस जे एक बात, जे क्रॉस आई दूसरी बात, आई क्रॉस जे एक बात, जे क्रॉस आई दूसरी बात। देखो भाई आई क्रॉस जे मतलब x एक्सिस का y एक्सिस की तरफ घूमना, यस और नो। ये उंगली रख के ये ऐसे जाएगा, अंगूठा कहां बाहर की ओर, मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा वो किसके अलाउंग होगा k कैप के अलाउंग। किसके अलाउंग, अगर j i की तरफ घूम गया तो डायरेक्शन अलाउंग किसके अलाउंग माइनस k कैप, बस बन गया आई कैप क्रॉस जे कैप। भाई ये भी यूनिट है ये भी यूनिट है, यूनिट का मल्टीप्लाई तो यूनिट ही होगा। और रही बात डायरेक्शन लेने की तो फॉर्मेलिटी पूरी, आई कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप और जे कैप डॉट आई कैप बराबर माइनस के कैप। ये लॉजिकल आंसर आ गया तुरंत हमारा। अब इसको देखना डिस्क्रिप्टिव, ए क्रॉस बी वेक्टर बोले तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ओके साइन थीटा एन कैप, आंसर आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1। साइन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री 90 डिग्री इनटू एन कैप कहां जाएगा k कैप। अगर आई की जे की तरफ घूमेगा तो नॉर्मल वेक्टर कहां होगा k कैप। आई और जे के नॉर्मल, आई और जे का प्लेन कौन सा है ये वाला, इसके नॉर्मल एक ही, ये दो बन रहे हैं, एक प्लस एन कैप और एक माइनस एन कैप। एन मतलब k कैप, यहाँ पर प्लस k कैप माइनस k कैप। और अभी ये इसकी तरफ घूम रहा है तो बाहर आएगा, अगर वो उसकी तरफ घूमता तो माइनस में आता तो इधर आएगा प्लस k कैप। आया समझे।
तो यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस के कैप। sin 90 की वैल्यू कितनी 1, cos 90 0, sin 90 1, तो ये 1 into 1 into 1 into k कैप, आंसर कितना आ गया k कैप। याद से वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना वेक्टर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट, अगर ये हो गए तो मैं एक ऑर्डर लिख देता हूं। आपने देखा होगा ये डायग्राम पहले भी, बल्कि तो ये याद होगा। सर आई जे की तरफ घूमता तो के कैप आएगा, जे के की तरफ घूमता तो आई कैप आएगा, और सर के आई की तरफ घूमता तो जे कैप आएगा। सर उल्टा हो गया सर, तो माइनस हो जाएगा। अगर आई के की तरफ घूम गया तो माइनस जे आएगा, के अगर जे की तरफ घूम गया तो सर माइनस आई आएगा, और जे अगर आई की तरफ घूम गया तो माइनस के आएगा, है ना। अभी पढ़ा ना a क्रॉस b क्रॉस से दोनों अपोजिट होते हैं ना, तो आइडेंटिटी और बन गई कि a क्रॉस b जो होता है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है, ये इसके अपोजिट होता है। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड अपोजिट है ना, सो इक्वल एंड अपोजिट ही है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट। डन। एक क्वेश्चन आपसे, i कैप क्रॉस i कैप कितना होता है, कितना होता है 0।